Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. This is the second part of the chapter interview. I hope that you must have seen the chapter and the first part of the interview chapter. In this chapter, Umberto Eco is the person, he is a professor who says, this is the subtitle of the chapter, I am a professor who writes novels on Sundays. यहाँ अम्बर्टो इको कहते हैं मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो रविवार के दिन नॉवेल लिखता है. दिस इज द चैप्टर 7 एंड द सेकेंड पार्ट. अबाउट द एक्सट्रैक्ट. ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, क्या है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. यह जो एक्सट्रैक्ट है, यह जो पोर्शन है, ये लिया गया है अम्बर्टो इको से इंटरव्यू लिया जा रहा है और इसमें द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू. और इसमें द हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक हैं मुकुंद पद्मनाभन जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं. उसी का ये उद्धृत भाग है. इट मीन्स इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट पार्ट. ओके, लेट्स नो अबाउट अम्बर्टो इको. A professor at the University of Bologna in Italy. स्पेलिंग बोलोगना है बट इसका सही उच्चारण है बोलोना यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये इटली में प्रोफेसर थे इसी यूनिवर्सिटी में. वो एक महान स्कॉलर थे. स्कॉलर का मतलब ही जानते हैं आप, विद्वान व्यक्ति थे. फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, अ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिएवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन. इससे पहले कि वो उपन्यास लिखना शुरू करते, इसके पहले उन्होंने बहुत सारा व्याख्या किया था, साहित्यिक व्याख्या किया. मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र, जिसको मिडिएवल एस्थेटिक्स कहते हैं, उसकी व्याख्या की. लिटरेरी फिक्शन लिखे, साहित्यिक उपन्यास लिखे, एकेडमिक टेक्स्ट और शिक्षा से संबंधित टेक्स्ट लिखे, एसेज लिखे, चिल्ड्रंस की किताबें लिखी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे. हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. इनके द्वारा लिखी गई जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत वाइड रेंज की हैं, देश विदेश में पढ़ी जाती हैं. इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज. इनका नाम और भी बहुत सुना जाने लगा जब इनकी किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज. और उन्होंने इसमें सुपर स्टारडम प्राप्त किया, यानी बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए क्योंकि इसके 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सो यू कैन अंडरस्टैंड 10 मिलियन कॉपीज़ वर सोल्ड. तो ये बहुत ही मशहूर हो गए इस किताब के साथ ही. ओके, मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू के संपादक हैं, वे इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और बड़े हंसते हुए वो जवाब दे रहे हैं क्योंकि इनको इंटरव्यू देना पसंद है. जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछले भाग में पढ़ा होगा कि इंटरव्यूज़ के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं. इसके कारण कुछ लोग इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हंसते हुए सारा जवाब ये देते हैं. तो मुकुंद का पहला प्रश्न है, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही अर्थात इकोज डज. उन्होंने पूछा कि एक बार इंग्लिश नॉवेलिस्ट डेविड लॉज ने एक बार कहा कि आखिर इतने सारी चीज़ें एक साथ इको कर कैसे लेते हैं. तो अम्बर्टो इको बड़ा हंसते हुए कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स. यद्यपि कि लोगों को लगता है या मेरे कार्यों से लगता है, मेरे एक्टिविटी से लगता है कि मैं बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड, लेकिन अंततः मैं खुद को कन्विंस करता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए अलग कुछ भी नहीं है. माई फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स. ये चूँकि फिलोसफिकल वर्क भी करते हैं, चूँकि उनका इंटरेस्ट है, वे एकेडमिक वर्क भी करते हैं, नॉवेल भी लिखते हैं. इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस. वो कहते हैं कि उनकी किताबें जो भी हैं बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए जो हैं वो अहिंसा के बारे में है, शांति के बारे में है. You see the same bunch of ethical philosophical interest. और आप देख सकते हैं कि इसमें एथिकल और फिलोसॉफिकल चीज़ें मिलती जुलती हैं, इंटरेस्ट मेरा मिलता जुलता है. तो इसी तरह से मेरी किताबों में
जो मेन थीम होता है वो इथिकल होता है, तार्किक जिसको कहते हैं, फिलोसॉफिकल मतलब आप जानते हैं दार्शनिकता से भरा हुआ होता है। तो मैं सारी चीज़ें अलग अलग नहीं करता, बल्कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक ही जैसी हैं, ठीक है। हिज सीक्रेट, आखिर उनका रहस्य क्या है इसके पीछे। What will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. वो कहते हैं कि मैं समय कैसे बचाता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया से खाली स्थान को निकाल दिया जाए, यानी खाली स्थान को भर दिया जाए, तो यहाँ तक कि एटम तक को भर दिया जाए, तो यूनिवर्स में क्या बचेगा। यूनिवर्स बिल्कुल एक मुट्ठी जैसा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि कहीं खाली जगह नहीं होगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टैटिसेस, मैं उन्हें खाली स्थान कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लीजिए कि आप मेरे पास आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, जब आप मेरे पास आ रहे हैं मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ एन इंटरस्टिस एन एम्प्टी स्पेस, यह मेरे लिए खाली समय है, खाली समय का मैं उपयोग करता हूँ। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, इसी खाली समय का मैं उपयोग कर लेता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, जब तक कि आप लिफ्ट में हैं, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है, आप पहले तल्ले से होते हुए दूसरे आते हैं, तीसरे तल्ले तक पहुंचते हैं, आप मेरे पास पहुंचते हैं, तो जितना समय थर्ड फ्लोर में आपको आने में लगता है उस दौरान मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूं। ओके, तो यह रहस्य है उनका समय इस तरह से वे बचाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ट्रायल एंड एरर, उन्होंने अपने लेखन में, अपने राइटिंग्स में ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ किया। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, जब उन्होंने इटली में अपना डॉक्टरल डिसर्शन लिखा, प्रेजेंट किया किसी प्रोफेसर के सामने, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तब उनके प्रोफेसर्स ने कहा, उनके प्रोफेसर में से किसी एक ने कहा, डॉक्टरल डिसर्शन का मतलब होता है जब पीएचडी हम लोग करते हैं तो थीसिस वगैरह लिखा जाता है, तो उसके पहले एक प्रीव्यू दिया जाता है उन लोगों को लिखकर। वही जब उन्होंने प्रस्तुत किया तब उनमें से एक स्कॉलर ने क्या कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। स्कॉलर जो होते हैं कुछ खास चीज़ों से निश्चित चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस, और बहुत सारी चीज़ें बनावटी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स, और जब ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं तो अंत में वो निष्कर्ष निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रैरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने इसमें क्या किया है कि पूरा रिसर्च जो आपने किया है वो सारी चीज़ें मुझे दिखा दे रहे हैं। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, आपने अपने ट्रायल जो किए और एरर किया। ट्रायल का मतलब ट्राई करना, एरर मतलब गलती, यानी गलतियों से सीखना। उन्होंने अपनी सारी गलतियों को उन्होंने दिखा दिया वहाँ। तो यह एक तरह से उनके लिए खास बात बनी और इसे अप्रिशिएट किया गया। ऑलराइट, नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं संडे वाला नॉवेलिस्ट हूँ, मैं संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ। ही हैज़ रिटन 5 novels अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन अबाउट 40। उन्होंने लगभग 40 किताबें और 40 प्रकार की चीज़ें लिखी हैं, नॉन फिक्शन चीज़ें भी लिखी हैं, यानी उपन्यास से हटकर भी चीज़ें लिखी हैं। He says, वो कहते हैं, I consider myself a university professor who writes novels on Sundays। वो अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानते हैं जो कि केवल रविवार को नॉवेल्स लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, यह एक जोक नहीं है, मजाक नहीं है। I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers। वो कहते हैं कि मैं साहित्यिक और एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होता हूँ, मीटिंग्स में शामिल नहीं होता हूँ जो कि क्लब्स में होते हों, जो राइटर्स मिलके क्लब चलाते हैं उनमें मैं नहीं जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ कि मुझे शिक्षा जगत पे पहचाना जाए, शिक्षा जगत के लोग से मैं संपर्क रख सकूँ, बाकी लोगों से नहीं। ही सेज बाय राइटिंग नॉवेल्स, वो कहते हैं कि नॉवेल लिखकर आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। यद्यपि कि नॉवेल लिखकर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं बहुत बड़े ऑडियंस के सामने आ गया, मुझे एक बड़ा रेंज मिला। आई कैनॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स।
मैं चिन्ह विज्ञान की मदद से 1 मिलियन तक के लोगों तक भी नहीं पहुंच पाता शायद। तो उन्होंने नॉवेल को एक माध्यम बनाया ऑडियंस के साथ होने का और बहुत सारे लोगों से जुड़ने का। तो ही कॉल्स हिमसेल्फ नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज, वो अपने आप को संडे का नॉवेलिस्ट कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, टेक केयर ऑफ दिस। द नेम ऑफ द रोज, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवेल दैट ही हैज रिटन। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवेल। यह एक बहुत गंभीर उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यर्ड, इसमें जासूसी जैसी चीज भी हैं एट वन लेवल, बट इट इज़ ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स। यह मेटाफिजिक्स धार्मिक चीज़ों को भी दिखाता है, थियोलॉजी सैद्धांतिक चीज़ों को भी दिखाता है, तार्किक चीज़ों को भी दिखाता है, एंड मेडिएवल हिस्ट्री, और यह मध्यकालीन इतिहास को भी दिखाता है। इट्स पब्लिकेशन ऑन टाइम थीम फॉर 9 to 90 years old, सो इट enjoyed a huge mass audience। चूँकि इसमें ये सारी खूबियाँ थी कि 9 साल से लेकर 90 साल के लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी ये किताब। इसका पब्लिकेशन सही समय पर हुआ, इसलिए इसने एंजॉय किया एक बहुत ह्यूज मास की ऑडियंस को, यानी ये किताब बहुत बिकी, लोगों ने बहुत पसंद किया। द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ मिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इको। इसके बावजूद भी, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इको कहते हैं कि इसकी सक्सेस के पीछे क्या रहस्य है वो मुझे नहीं पता, वह एक रहस्य ही रहेगा। ओके, तो इस पार्ट में आपने देखा कि अम्बर्टो इको से प्रश्न पूछे गए हैं। अम्बर्टो इको ने एक प्रोफेसर होते हुए बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और उनकी उपन्यास द नेम ऑफ द रोज़ बहुत फेमस हुई। तो ये पार्ट यह दिखाया गया है कि इंटरव्यू लिया जाता कैसे है, इंटरव्यू में जवाब कैसे दिया जाता है, साथ ही साथ हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन की चीज़ें मिलती हैं, किस प्रकार वे समय बचाते हैं। तो आपके लिए भी समय कैसे बचाना है स्टूडेंट्स, ये बताया गया। आप ध्यान भी रख सकते हैं कि अपने समय को आप कैसे उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो और सेकंड पार्ट के वीडियो को मिलाकर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो इस प्रकार हैं। व्हाट इज इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है? व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, यानी गुण और दोष। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट में कि जब कोई मेरा इंटरव्यू लेता है तो मुझे लगता है कि मेरे श्वास नली पर उसके अंगूठे का निशान रह गया। तो इसका अर्थ क्या होता है ये लिखना है। व्हाट इज थिंकिंग ऑफ प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, कुछ लोगों का क्या मानना था पुराने संस्कृति में कि जब उनकी फ़ोटो खींच ली जाती थी तो क्या लोग समझते थे। ओके, हाउ डिड इको फाइंड सो मच ऑफ टाइम फॉर राइटिंग, इको इतना समय कैसे निकाल लेते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया है, आपने देखा होगा इसमें। What was the name of the rose? The name of the rose क्या था? What were the cause of its huge success? इसके विशाल और अपार सफलता के पीछे क्या रहस्य था? So dear students, these are the most important questions of this chapter. I hope that it will be very useful for your examination. So thank you so much for watching. Keep on watching. Have a good day.